नमस्कार दोस्तों, मैं माधव आपका स्वागत करता हूँ माधवीय संस्कृत एकेडमी में। दोस्तों, देश में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं। उनमें से ही है यूजीसी नेट जेआरएफ। जब हम यूजीसी नेट जेआरएफ की बात करते हैं तो बात आती है कि भाई हम परीक्षा क्यों दें, क्या लाभ है मेरा। तो सबसे पहली बात, देश की ए ग्रेड की जो सर्विसेज हैं उनमें आती है प्रोफेसर की सर्विस, नौकरी। और यदि हम चाहते हैं कि प्रोफेसर बने तो उसके लिए हमें पीएचडी करनी होगी, और यदि पीएचडी करनी है तो हमें कम से कम अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है, वरना तो एक कैटेगरी और भी बना दी गई है 3 कि जेआरएफ, नेट और ओनली पीएचडी। तो ओनली पीएचडी में भी हो जाएगा, पर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी लेने के लिए आपको तैयार नहीं होगी। अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए आपको जेआरएफ होना चाहिए। इससे आपको भी सहूलियत होगी, आपको कुछ स्कॉलरशिप मिलेगी, पैसे मिलेंगे, और जो कि एक छोटी नौकरी के बराबर होगा, अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमें जेआरएफ की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, मैं बार बार जेआरएफ ही बोलूँगा, ठीक है, नेट नहीं बोलूँगा, क्योंकि सबका जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए वो जेआरएफ ही होना चाहिए। अब बात आती है इसकी हम शुरुआत कब कर सकते हैं, सबसे अच्छा समय कब रहेगा। तो देखो, सबसे अच्छा टाइम है कि आप ग्रेजुएशन को अच्छे से पूरा करें। जो जो चीज़ें हैं लगभग वो सारी चीज़ें सहयोगी होती हैं या वही सारी चीज़ें होती हैं परीक्षाओं में। तो आप ग्रेजुएशन अच्छे से पूरा करिए और ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में या फिर लास्ट ईयर में जग जाइए। किस चीज़ के लिए जगना है? नेट जेआरएफ के लिए जगना है। वो सबसे अच्छा समय है। अगर किसी कारणवश तब आप नहीं जगते हैं, तब आप नहीं शुरू होते हैं, तैयारी नहीं शुरू करते, तो आपको चाहिए कि आप मास्टर में जब आ जाएं तो ज़रूर ही शुरू कर दें तैयारी। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा समय होता है तैयारी शुरू करने का, मास्टर फर्स्ट सेमेस्टर या फिर ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। अब बात आती है कि पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम हमें एक बार निकाल करके देख लेना चाहिए। एनटीए के वेबसाइट पर, यूजीसी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको। तो उसे खूब अच्छे से आपको देखना है। उसमें कुल 10 यूनिट है और हमें करना क्या है कि बात आती है किस यूनिट से तैयारी करें। तो देखो, हर एक विद्यार्थी का अपना एक विषय होता है जो कि अच्छा होता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो विषय आपको अच्छा लगता है उससे आप तैयारी करें। नहीं तो होगा क्या कि आप किसी ऐसे विषय को छुएंगे, मान लीजिए आपको वेद अच्छा नहीं लगता या दर्शन अच्छा नहीं लगता, आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, आपको साहित्य बहुत अच्छा लगता है, आप पढ़ना भी चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो अगर आप सीधे सीधे दर्शन को छुएंगे, सीधे सीधे आप वेद को छुएंगे, तो उसके जो भेद उपभेद हैं उनमें फंस करके आप फिर बोर हो जाएंगे, हट जाएंगे, इस तैयारी को कठिन मान लेंगे। तो इसलिए सबसे अच्छा है जो आपको सरल लगता है उस सरल से शुरू करें। ठीक है, और आपको एक काम क्या करना है कि जो भी यूनिट है ना, तो आप जब संस्कृत का पूरा सिलेबस देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ का, तो उसको 2 भागों में आपको बांट लेना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ कुछ लिख लिख के भी बता दिया करूँ क्या। जो आपका पूरा सिलेबस है ना, इसको 2 भागों में बांट लेना है। एक तो वो भाग है जो कि आपको याद करना है, ठीक है, वो आपकी स्मृति से संबंधित है। प्रश्न भी जब पूछे जाते हैं ना तो 2 तरीके से पूछे जाते हैं, एक तो स्मृति से और एक आपकी समझ से। कई बार प्रश्न दोनों के मिले जुले होते हैं, ठीक है, वो स्मृति से भी संबंधित होता है और वो समझ से भी संबंधित होता है। तो आपको पूरे सिलेबस में या प्रत्येक यूनिट में आपको ये चीज़ें बांट लेनी है कि हमें क्या याद करना है और क्या समझना है। तो पहले तो पूरे पाठ्यक्रम के आधार पे कि इन इन चीज़ों को हमें याद करना है, इन इन चीज़ों को समझना है, या हम इस यूनिट को छूने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, तो इस यूनिट में हमें इतनी सारी चीज़ें समझनी हैं, इतनी सारी चीज़ें याद करनी हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा क्या है, आप
उस यूनिट से तैयार करें, शुरू करें जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, जिसमें आप थोड़े सहज हों, सरल हों। फिर आपको क्या करना है, जिस यूनिट की आप तैयारी करते हैं उसमें से हमें किन किन चीज़ों को याद करना है और किन किन चीज़ों को समझ के चलना है, इस चीज़ को आप ध्यान दें। ठीक है। और अब बात ये आती है कि हम किस यूनिट को कितना तैयार करें। ठीक है, मतलब किसको हमें डीपली पढ़ना है, किसको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, इसका पता कैसे चलेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप PYQ देखें। जो पहले की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक बार आप देखिए। इससे ये पता चलेगा कि किस स्तर के, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बात ये आएगी कि वो क्वेश्चन पेपर हमें कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए मैं आपको अभी यहीं और तुरंत बताता हूँ। देखो, आपको क्या करना है, अपने क्रोम पे जाना है और फिर आपको वहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऐसा करके लिखना है, या फिर आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, क्या, NTA ऐसा आपको टाइप करना है। जब आप टाइप करेंगे तो वहाँ एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऐसा करके वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। और ये जो आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, आपको जो ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना इधर ऊपर, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और फिर टेक्स्ट बोर्ड करके आपको ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा स्क्रीन पे आ जाएगा। और यहाँ पर जो आपको लिखा दिख रहा है ना, ये एक मिनट, आपको यहाँ डाउनलोड लिखा दिख रहा होगा, ठीक है, ये डाउनलोड। तो आपको यहाँ क्लिक करना है और जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको ऐसा सरफेस दिखाई देगा। और फिर आपको क्या करना है, एक मिनट, ये जो लिपा पोती हुई इसे मिटा देते हैं। आपको यहाँ पे ईयर डालना है, ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम का नाम डालना है, क्योंकि वो बहुत सारे NTA जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है उन सभी के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक कि आप CUET, ठीक है, जो देते हैं उसका भी आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ से मिल जाएगा, और भी बहुत प्रकार के मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सर्च का डाल देंगे। पहले यहाँ पर आपको जिस ईयर का करना है उसका वो वर्ष डालना है, ठीक है, और फिर एग्ज़ाम का नाम डालना है और फिर यहाँ सर्च पे कर देना है। और फिर इधर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है बाद में, और फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो रही बात कि आप कैसे PYQ डाउनलोड करेंगे, या आपको PYQ और भी अलग अलग जगह से मिल जाते हैं। मैंने ये बता दिया कि ऑफिशियली आप कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आई कि हम नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, नोट्स की प्रॉब्लम आती है। तो देखो, बहुत सारे नोट्स ऐसे ही मिल जाते हैं ऑनलाइन, तो उनकी मदद ले सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि अपनी सीढ़ी बनाओ फिर चढ़ना है। अगर बनी बनाई रखी है तो उसका भी यूज कर ले। पर एक बात है, बात यहाँ सीढ़ी जैसी नहीं है। बात ये है, जब आप लिखते हैं तो वो जो लिखना है वो आपके दिमाग में ज़्यादा बैठता है मनोवैज्ञानिक तौर पे। तो इसलिए करना क्या है आपको कि एक बार किसी भी बुक को जब आप पढ़ रहे हो, जैसे लिटरेचर की कोई बुक पढ़ रहे हैं या फिर कोई आप फिलॉसफी की बुक पढ़ रहे हैं, दर्शन की बुक पढ़ रहे हैं, तो आप जब पढ़ रहे हैं एक बार तो पढ़ते जाइए, और प्रत्येक बुक को आपको खुद से पढ़ना है। प्रत्येक बुक को खुद से पढ़ना है। और ये अगर आप भ्रम में हो कि कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी पेड या फ्री का कोर्स आपकी तैयारी करा देगा, तो ये आप भ्रम में हैं, महाभ्रम में। कोई भी आपकी तैयारी नहीं करा सकता है सिवाय आपके। आपके साथ कौन है, आप हो। सिर्फ आप तैयारी कर सकते हैं और सिर्फ आप तैयारी करा सकते हैं। दूसरों की थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोर्स आप मत लें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की मदद मत लें, पर जो तैयारी है वो आपको करनी है और खुद से करनी है, इतना मान के चलना है।
कोई करा देगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी कोचिंग सेंटर आपको पूरी की पूरी जो सिलेबस में लगी है किताबें वो पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, पर आपको करना क्या है, सभी के अनुवाद उपलब्ध हैं, सभी का मूल उपलब्ध है पीडीएफ के रूप में, किताबों के रूप में। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आप में अभिज्ञान शाकुंतल लगा हुआ है, तो आपको अभिज्ञान शाकुंतल पूरा पढ़ना है, मूल भी पढ़ना है और उसका अनुवाद भी पढ़ना है। सबसे पहले आपको अनुवाद पढ़ना है, क्योंकि आपको संस्कृत नहीं आती है। यदि आती है तब तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप संस्कृत पढ़ें, मूल पढ़ें। फिर आपको क्या करना है, कई कुछ ऐसी बात होती है ना जो टच कर जाती हैं, लगती है अरे वाह ये क्या बात कही है, तो उस क्या बात कही है को आप अंडरलाइन करें। या दर्शन में कोई विशेष बात आपको लगती है तो उसको आप अंडरलाइन करें। और जिस समय आप बुक पढ़ रहे हैं उसी समय आप नोट्स मत बनाएं, वरना होगा ये कि आप इधर पढ़ेंगे इधर नोट्स बनाएंगे और फिर आप ऊब जाएंगे और आपका टाइम बहुत खर्च होगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप अंडरलाइन करते जाइए और जब वो बुक आप कंप्लीट कर लें तब जो अंडरलाइन था उसे एक बार आप नोट कर लें। तो इस तरीके से कम समय में आपके अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रही नोट्स कैसे बनाएं। और किसी भी किताब को एक बार नहीं पढ़ना है, ठीक है, एक बार पढ़ें और फिर उसे 2-3 दिन बाद फिर से पढ़ना है। अब रही बात कि भाई पहली बार पढ़े थे तो थोड़ा समय लगा था, अब उतना समय नहीं लगेगा, और जब तिबारा पढ़ेंगे तो समय उससे भी कम लगेगा। तो समय ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा घटता जाएगा, पर आपको बार बार पढ़ते रहना है। इससे होगा ये कि वो सारी लाइनें, वो सारी बात, वो सारी पंक्ति आपके दिमाग में बैठ जाएगी और इसका बहुत फायदा होता है। तो इसलिए क्या करना है, बार बार चीज़ों को पढ़ना है। किसी एक यूनिट में या किसी एक बुक में ऐसा नहीं कि आप 20 दिन 25 दिन दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ये 10 दिन दे दिए। किसी भी किताब को पढ़ते समय 1 सप्ताह से आपको अधिक नहीं लगाना है। नॉर्मली यदि कोई गंभीर विषय है तो उस पर आप समय दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर ज़्यादा समय नहीं देना। आपको स्पीड से चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम होता है। तो आप एक जगह जा कर के बहुत समय नहीं दे रहे हैं, ठीक है, नहीं देना चाहिए। तो ये तो रही बात आप कैसे अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, नोट्स आदि कैसे बनाएंगे, रिवीजन के भी तरीका मैंने बता दिया। आपको बार बार चीज़ों को रिवीजन करते रहना है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि दिन में आप अपना एक टाइम बनाइए, सुबह या शाम, जब भी आपको अच्छा लगे। कई बार लोग सुबह तैयारी करते हैं, दोहराते हैं चीज़ों को, रिवीजन करते हैं, और कुछ लोग शाम को करते हैं। आपको जब भी कंफर्टेबल फील हो रहा हो तब आप रिवीजन के लिए एक टाइम रखिए, और उसमें आपको क्या करना है, रिवीजन ही करना है। और एक दूसरा तरीका मैं बताऊं, कई बार ये होता है कि जी हमें याद नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। अभी मैंने कहा ना, अपने पूरे सिलेबस को 2 भागों में बांटना है और याद करना है। याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को उदाहरण देता हूँ, कभी हनुमान चालीसा आपने याद की है? तो कहते नहीं जी। फिर मैं कहता हूँ याद है? तो कहते हाँ जी। कैसे याद है? बार बार आपने सुना है और कई बार आपने किताब लेकर के पढ़ा है। छोटी सी किताब आती ना, तो आपने याद तो नहीं किया पर उसे कई बार बोला है, मुझसे सुना है, कई बार मम्मी को बोलते हुए सुना, और वो आपको याद है। बस यही चीज इधर भी अप्लाई करनी है। जो सूक्त इत्यादि लगे हुए हैं आपके यूनिट में, वेद में, उन्हें क्या करना है, एक बार उठाना है और मूल मूल पढ़ते जाना है। पढ़ते जाना है, सिर्फ याद नहीं करना है, पढ़ना है, उसे बोलना है, और उस आवाज को सुनते रहना है, अपनी आवाज को। बस सिर्फ पाठ कर जाना एक बार। ऐसा समझना कि पुण्य मिलेगा, और वास्तव में पुण्य मिलेगा, JRF रूपी पुण्य। ठीक है, तो सिर्फ पढ़ते जाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको, आप देखेंगे कि याद हो गया है। मैं मेरा अनुभव आपको बताता हूँ। वैसे तो मैंने बाद में पूरी याद की, पर जब मुझे कुछ आता जाता नहीं था तो मैं गीता का पाठ किया करता था। मैं सोचा कि चलो और पुण्य मिलेगा, ऐसा सोच करके तो गीता का पहला अध्याय में पाठ किया करता था। तो कुछ दिन बाद मुझे लगा कि अब मैं बिना देखे भी बोल सकता हूँ।
पाठ करता था मतलब बस सुबह सुबह जा करके एक बार पहला अध्याय पढ़ जाना है, बिना कुछ सोचे समझे, कुछ आता जाता नहीं हो, कुछ भी नहीं, बस एक बार पढ़ जाना है। कुछ दिन बाद मैंने देखा, कुछ दिन का मतलब 15 से 20 दिन बाद मैंने देखा कि वो सारे श्लोक मैं बिना देखे बोल सकता हूँ, कोई साथ साथ बोले तो उसके साथ बोल सकता हूँ। तो ये क्या है, वो याद ही हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद कर जाना है, आपको परेशान नहीं होना कि याद नहीं होता है। ठीक है, और PYQ कैसे मिले मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपको एक व्यवस्थित दिनचर्या रखनी है। ठीक है, आपको एक काम और कर लेना है कि जो मूल मूल चीज़ें लगी हैं, जैसे अर्थ संग्रह है, तर्क भाषा है, ठीक है, कुछ सूक्त हैं, ये जो टेक्स्ट लगे हुए हैं जिन्हें याद करने जैसा है, इनके लिए तो आप सबसे अच्छा रखें कि सिर्फ उनका वाचन करना है, बोलना है। ठीक है, सूक्तों से कई सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जो समझ पर आधारित होते हैं, पर अधिकांश चीज़ें याद से संबंधित ही होती हैं जो वेद से हैं। ठीक है, सूक्तों से हैं, स्मृति से उनका संबंध है, तो इसलिए उनको बस पढ़ जाना है। ठीक है, तो ये तो आज आपको डेली करना है। अब रही बात, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि मेरा फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं है, मेरा मैथ अच्छा नहीं है, मेरी रीजनिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, आदि आदि चीज़ें। तो देखिए भाई, बिना फर्स्ट पेपर के कोई JRF निकालना चाहता हूँ तो ये असंभव सी बात है। ठीक है, आपको उसकी तैयारी करनी ही होगी, और मैथ ही है, रीजनिंग ही है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, इन सभी में से ऐसा है कि आप सभी के सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर मेहनत करनी चाहिए थोड़ी सी, और अपने विषय को खूब अच्छा करना चाहिए। जिनकी गति उधर थोड़ी कम है वो उधर की क्षतिपूर्ति, डैमेज कंट्रोल इधर कर सकते हैं। किधर, जो आपका विषय है। ठीक है, तो अगर आप उधर थोड़े कम हैं तो आप इधर बिल्कुल 100% तैयारी करना शुरू करें, जितना दे सकते हैं। अच्छा, 100% का ये भी मतलब नहीं कि उधर छोड़ दें, 20-25% उधर भी देते रहें। ठीक है, तो 130% मेहनत करनी है आपको, 100% इधर और 30% उधर। ठीक है, फिर आपका आराम से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक दूसरे में संतुलन बना सकते हैं। देखो, इस परीक्षा में जो है समय का संतुलन रखना, टाइम मैनेजमेंट करना, ये भी बड़ी बात होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पढ़ने जा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपके पास कुछ काम होता है सुबह समय या शाम के समय। तो इसलिए आपको क्या करना है, सुबह थोड़ा जल्दी जगना है, रात को थोड़ा जल्दी सोना है, और अपने देखो, हर किसी का टाइम मैनेजमेंट अलग अलग हो सकता है। इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से कुछ कहूँ कि आप ऐसा 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 करें तो ठीक नहीं होगा, पर इस चीज़ के लिए आपको मैनेजमेंट करना होगा टाइम का भी। नहीं तो क्या होगा, आज आपने कुछ पढ़ा, कल छूट जाएगा, कल पढ़ा परसों फिर वो नहीं होगा। तो इसलिए समय निकाल करके आपको रोज ये करना है तो करना है। तो इसका मैनेजमेंट आपको करना है और इसका ध्यान रखा जाए, इसीलिए मैंने इस बिंदु को बनाया था। अब बात है कि हमारी जो तैयारी के हैं वो सोर्स क्या क्या हों। ठीक है, मार्केट में या इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि संस्कृत वालों के लिए खोजने की ज़रूरत नहीं है कि किन किन चीज़ों से मैं तैयारी करूं। ठीक है, फर्स्ट पेपर के विषय में तो सभी लोग जानते ही हैं कैसे क्या करना है। बात रही सेकंड पेपर की, तो कपिल देव द्विवेदी जी की जो बुक है या बलदेव उपाध्याय जी की, ये दोनों ही बहुत अच्छी किताब हैं। तो भाषा विज्ञान का जो लगा हुआ है, जो संस्कृत साहित्य का लगा हुआ है, एक वैदिक साहित्य एवं संस्कृति नाम से कपिल देव द्विवेदी जी की किताब है, वो भी महत्वपूर्ण है। जो फर्स्ट यूनिट है वेद से संबंधित है, वैयाकरणों का भी जीवन परिचय उसमें दे रखा है। उसमें जो काव्य शास्त्रीय आचार्य लोग हुए हैं उनके विषय में भी दे रखा है। काव्य प्रकाश के लिए मैं कहूँ तो विश्वेश्वर आचार्य जी हैं, उनकी जो बुक है। ध्वन्यालोक भी आचार्य विश्वेश्वर जी की अच्छी है। मेघदूत इत्यादि में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं। अच्छा, मेघदूत तो लगा ही नहीं मेरे ख्याल से, उधर PGT में है।
और और आपको जो भी पूछना होगा कि ये किताब किसकी अच्छी होगी, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और बाकी इस तरीके से तैयारी की जा सकती है। और अगर आपके कुछ प्रश्न रहे हों तो आप कमेंट कीजिए, मैं उन पे विचार करूँगा, सोचूँगा और आपको मैं किसी क्लास में बता दूँगा। ठीक है? ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।